नमस्कार। सुन लो यूपीएससी के इस विशेष गहन चर्चा सत्र में आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे अध्याय में गोता लगाने वाले हैं जो ना सिर्फ पेचीदा है बल्कि भारतीय समाज की बुनियाद को समझने के लिए बेहद जरूरी भी है। हाँ, बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं प्रारंभिक मध्ययुगीन भारत की, और खास तौर पर यूनिट 14, जातियों का प्रसार और सुदृढ़ीकरण। ये यूनिट यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए, खासकर इतिहास और समाज वाले खंड के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सही कहा। ये सिर्फ कुछ तथ्य याद करने जैसा नहीं है, बल्कि ये समझने की कुंजी है कि हमारा आज का जो जटिल सामाजिक ताना बाना है वो सदियों में कैसे बना, कैसे पहचाने बनी, कैसे बदली। और आज हमारा वादा है कि हम इस यूनिट के हर नुक्कड़, हर कोने को खंगालेंगे। बिल्कुल लाइन बाय लाइन विश्लेषण, पूरी गहराई से, कोई शॉर्टकट नहीं, सिर्फ ठोस ज्ञान। कोशिश ये रहेगी कि इस चर्चा के बाद इस विषय पर शायद ही कोई संदेह बाकी रहे। कोशिश तो यही रहेगी कि इसे जितना हो सके सरल और स्पष्ट बनाया जाए। और इस सफर में हमारा साथ देने के लिए, जैसा कि आप सुन सकते हैं, हमारी विशेषज्ञ मौजूद हैं जो इन जटिलताओं को परत दर परत खोलने में हमारी मदद करेंगी। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं सेक्शन 14.0 यानी परिचय या इंट्रोडक्शन पर। ये जो शब्द है कास्ट, जिसकी हम इतनी बात करते हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? ये शब्द कहाँ से आया? हाँ, ये बात काफी दिलचस्प है। देखिए, ये शब्द असल में पुर्तगाली भाषा के शब्द कास्टा से आया है। पुर्तगाली कास्टा? हाँ, कास्टा। और इसका मतलब सीधे सीधे वो नहीं है जो हम आज जाति से समझते हैं। कास्टा का मतलब होता था रैंक, या कह लीजिए पद, मतलब समाज में अलग अलग समूहों का एक दर्जा। ये वर्ण व्यवस्था का सीधा अनुवाद नहीं था। अच्छा, तो ये वर्ण व्यवस्था से अलग था? हाँ, मतलब सीधे तौर पर नहीं दर्शाता था। और यहीं से एक और बात निकलती है कि जाति व्यवस्था को परिभाषित करना, उसकी एक पक्की परिभाषा देना, यह अपने आप में ही एक मुश्किल काम क्यों है? मुश्किल क्यों है? हमें तो लगता है ये 4 वर्ण वाली बात सीधी है, ब्राह्मण, क्षत्रिय। हाँ, वो एक पहलू है। देखिए, ये बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल है। एक तरफ तो वो व्यापक 4 वर्णीय संरचना है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और फिर एक 5वां वर्ग भी गिना जाता है जिन्हें अछूत या अस्पृश्य कहा गया। ये एक सैद्धांतिक पदानुक्रम हायरार्की है। ठीक है, ये तो हुआ सैद्धांतिक ढांचा। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ जमीनी हकीकत में हजारों जातियां हैं, मतलब जाति, और हर जाति आदर्श रूप में एक अंतर्विवाही समूह है, एंडोगैमस ग्रुप, मतलब शादी ब्याह अपने ही समूह में होता है। हाँ, ये तो सुना है। और इसमें सदस्यता जन्म से मिलती है, वंशानुगत होती है और स्थायी मानी जाती थी। स्थायी? यहीं पर मेरा सवाल था। मतलब एक बार जो जाति मिल गई वो कभी बदल नहीं सकती थी? क्या कोई रास्ता नहीं था? देखिए, आदर्श रूप में तो स्थायी ही माना जाता था, लेकिन हाँ, एक तरीका था जिससे कुछ हद तक बदलाव संभव था। उसे समाजशास्त्री M.N. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण या संस्कृताइजेशन कहा है। संस्कृतिकरण? हाँ, ये टर्म तो बहुत सुना है। इसका मतलब क्या है यहाँ? संस्कृतिकरण में होता ये था कि कोई निचली मानी जाने वाली जाति या समूह समाज में अपनी स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए ऊंची जातियों, खासकर ब्राह्मणों या क्षत्रियों के रीति रिवाजों, कर्मकांडों, खान पान, जीवन शैली को अपनाने की कोशिश करता था। अच्छा, मतलब नकल करके ऊपर उठने की कोशिश? एक तरह से हाँ। या फिर जैसे किसी नए इलाके में जाकर बस जाना जहां आपकी पुरानी जाति की पहचान उतनी मजबूत न हो और वहां अपनी जाति की स्थिति को अलग तरह से पेश करना। या कभी कभी अंतरजातीय विवाह भी स्थिति को बदल सकते थे, ऊपर या नीचे। तो पूरी तरह बंद व्यवस्था नहीं थी, कुछ गुंजाइश थी? कुछ गुंजाइश थी, बिल्कुल। और समय के साथ जाति शब्द जो है वो सिर्फ वर्ण तक सीमित नहीं रहा, वो सामाजिक संबंधों में एक श्रेणीबद्ध जातीय समूह, मतलब एक रैंक्ड एथनिक ग्रुप का पर्याय बन गया। और इस पूरी संरचना, इस पूरी हायरार्की के मूल में क्या था? मतलब किस आधार पर ये ऊंच नीच तय होती थी? इसके मूल में सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा थी अनुष्ठानिक स्थिति, रिचुअल स्टेटस, और उससे जुड़ी पवित्रता और प्रदूषण की धारणाएं, प्यूरिटी एंड पोल्यूशन का कॉन्सेप्ट। हाँ, ये बहुत केंद्रीय विचार है। बिल्कुल। और यही तय करता था कि किसी व्यक्ति का व्यवहार कैसा होगा, उसके सामाजिक दायित्व क्या होंगे, उससे क्या अपेक्षाएं रखी जाएंगी। मतलब सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, कानूनी, राजनीतिक गतिविधियां, सब कुछ इससे प्रभावित था। सब कुछ मतलब ये कि जमीन तक आपकी पहुंच कितनी होगी, समाज में शक्ति किसके हाथ में होगी, श्रम विभाजन कैसा होगा, ये सब कहीं न कहीं जाति से जुड़ा था। अक्सर देखा गया कि धन, शक्ति और ऊंचा पद,
ये तीनों चीजें एक साथ मिलती थीं ऊंची जातियों के पास। और पेशा, ऑक्यूपेशन, वो भी अक्सर वंशानुगत होता था। हाँ, जैसे कुम्हार का बेटा कुम्हार, लोहार का बेटा लोहार। ये चीज बिल्कुल वही। लेकिन यहाँ एक और पेच है। अच्छा, वो क्या? वो ये कि ये हमेशा इतना सीधा, इतना सरल नहीं था कि जैसा कागज पर दिखता है वैसा ही जमीन पर हो। जाति का जो असल कामकाज है, उसका कार्यात्मक महत्व, फंक्शनल सिग्निफिकेंस, वो ज्यादातर क्षेत्रीय या स्थानीय संदर्भ में ही सही से समझा जा सकता है। हर जगह एक जैसा नहीं था। मतलब पूरे भारत में एक ही सिस्टम नहीं था, अलग अलग इलाकों में फर्क था। हाँ, काफी फर्क था। और ये धारणा कि जाति का पदानुक्रम हमेशा सामाजिक आर्थिक पदानुक्रम से मेल खाता है, मतलब जो जाति में ऊंचा है वो अमीर और शक्तिशाली भी होगा ही होगा, ये भी हमेशा सच नहीं होता था। अपवाद मिलते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है। तो फिर ये जाति शब्द का असल मतलब क्या बना, अगर ये सिर्फ वर्ण नहीं है, सिर्फ पेशा नहीं है? देखिए, समय के साथ जाति शब्द जो है वो दक्षिण एशियाई बहुसांस्कृतिक जातीय पहचान का प्रतीक बन गया, एक पहचान का मार्कर। ये किसी भी ऐसे समूह को दर्शा सकता था जिसमें कुछ समान विशेषताएं हों, जैसे एक जैसे विवाह के नियम, रीति रिवाज, पूजा पाठ के तरीके, पहनावा, खान पान, भाषा या बोली, या यहाँ तक कि अपने नेता। ओह, तो इसका दायरा बहुत बड़ा हो गया। बहुत बड़ा। ये सिर्फ हिंदू धर्म तक भी सीमित नहीं रहा, दूसरे समुदायों में भी इसके समानांतर संरचनाएं दिखने लगीं। ठीक है, तो ये नींव, ये परिचय आप काफी स्पष्ट है। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 14.1 पर, संदर्भ, द कॉन्टेक्स्ट। देखते हैं कि वो कौन सा ऐतिहासिक मंच था, वो क्या माहौल था जिसमें इन जातियों का इतना फैलाव हुआ, ये इतनी मजबूत हुई। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सब किस बैकग्राउंड में हो रहा था। तो प्रारंभिक मध्ययुगीन काल, मतलब मोटे तौर पे 6वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक का समय। हाँ, अर्ली मिडिवल पीरियड। इस दौर में दो प्रमुख आर्थिक रुझान, 2 मेजर इकोनॉमिक ट्रेंड्स दिखाई देते हैं। क्या थे वो? पहला तो ये कि खेती का जबरदस्त विस्तार हो रहा था। बसे हुए किसान, सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट्स, वो नई जमीनें खेती के लायक बना रहे थे, बेहतर औजारों और तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे थे, सिंचाई के साधन विकसित कर रहे थे। इससे जमीन की उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही थी। यानी कृषि अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही थी। बिल्कुल। और दूसरा बड़ा ट्रेंड था व्यापार और संचार का विस्तार। कुछ गतिशील समूह, मोबाइल ग्रुप्स, जमीन और समंदर दोनों रास्तों से परिवहन और संचार को बढ़ा रहे थे। व्यापार मार्ग दक्षिण एशिया को मध्य एशिया, चीन और यहाँ तक कि भूमध्य सागर तक जोड़ रहे थे। ओह, तो अर्थव्यवस्था सिर्फ कृषि आधारित नहीं थी, व्यापार भी अहम था। बहुत अहम था। और इसका सीधा असर राजनीतिक परिदृश्य पर पड़ा। कैसे? देखिए, नए में राजवंश, नई पॉलिटिकल पावर्स उन्हीं इलाकों में उभर कर सामने आए जहां ये दोनों चीजें मिल रही थीं, यानी उपजाऊ नदी घाटियां और डेल्टा, जहां खेती अच्छी होती थी और साथ ही महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग भी गुजरते थे। उदाहरण दे सकती हैं कुछ? हाँ, बिल्कुल। जैसे कश्मीर में श्रीनगर के आसपास का क्षेत्र, नेपाल में काठमांडू घाटी, पंजाब में हिमालय के तलहटी का इलाका, और फिर गंगा, नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियों की घाटियां। प्रायद्वीप में जहां नदियां समंदर से मिलती थीं, वहां बंदरगाह विकसित हुए और राज्य फले फूले। श्रीलंका में बड़े बड़े सिंचाई जलाशयों के आसपास राज्य बने। तो मतलब जहां संसाधन थे वहीं सत्ता केंद्रित हो रही थी। बिल्कुल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह खेती ही हो रही थी। जैसे जैसे कृषि समाज फैल रहा था, पहाड़ी इलाकों में या कम उपजाऊ जमीनों पर चरवाहों का दबदबा बना हुआ था, पास्टोरलिज्म जारी था। और जाहिर है, जब कृषि समाज फैलेगा तो उसका टकराव उन लोगों से भी होगा जो पहले से वहां रह रहे थे, जैसे शिकारी या वनवासी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। कृषि क्षेत्रों का ये विस्तार अक्सर खानाबदोशों, शिकारियों और वन में रहने वाले समुदायों के साथ संघर्ष का कारण बना। जमीन और संसाधनों पर नियंत्रण को लेकर टकराव हुए। और यहीं पर शायद राजा और ब्राह्मणों की भूमिका और बढ़ जाती होगी। हाँ, बिल्कुल। यहीं पर राजा, ब्राह्मण और जो स्थानीय जमींदार वर्ग था, भू अभिजात वर्ग, उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। उनका काम था धर्म के नैतिक अधिकार का इस्तेमाल करके समाज को व्यवस्थित करना, उसका विस्तार करना और उसका संरक्षण करना।
धर्म की भूमिका, ये राजधर्म जिसकी बात अक्सर होती है, उसका क्या मतलब था इस संदर्भ में? देखिए, राजा के लिए उसके राज्य में शांति और समृद्धि होना ये उसकी धार्मिकता का, उसके अच्छे शासक होने का संकेत माना जाता था। जैसे रामायण में राम राज्य का आदर्श है। हाँ, राम राज्य। राजधर्म का एक मतलब था स्थानीय रीति रिवाजों, परंपराओं की रक्षा करना। हाँ, ये सही है कि राजाओं को मंदिरों और ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने होते थे, उन्हें संरक्षण देना होता था, लेकिन साथ ही उन्हें स्थानीय समुदायों के भूमि अधिकारों की भी रक्षा करनी पड़ती थी। ये एक तरह का संतुलन साधने वाला काम था, बैलेंसिंग एक्ट था। मतलब सिर्फ ब्राह्मणों को खुश नहीं रखना था, स्थानीय लोगों का भी ध्यान रखना था। बिल्कुल, नहीं तो शासन चलाना मुश्किल हो जाता। तो फिर इस पूरे माहौल में ये जातियों की रैंकिंग, ये ऊंच नीच का सिस्टम कैसे फैला? क्या राजाओं ने इसे लागू किया? सीधे तौर पर राजाओं ने लागू किया ऐसा कहना शायद ठीक ना हो। ऐसा लगता है कि ये प्रक्रिया ज्यादातर उन समूहों के बीच अनुष्ठानिक गठबंधनों से प्रेरित थी जो समाज में ऊपर उठना चाहते थे, मतलब ग्रुप्स एस्पायरिंग फॉर अपवर्ड मोबिलिटी। अच्छा, मतलब नीचे से ऊपर जाने की कोशिश। हाँ, और जो नए राजवंश उभर रहे थे उनके लिए अपने क्षेत्र में इस तरह की एक रैंकिंग प्रणाली बनाना समाज को व्यवस्थित करने के लिहाज से फायदेमंद था। इसमें वंश के जो नेता होते थे और ब्राह्मण, इन दोनों की भूमिका अहम थी। ब्राह्मणों की क्या भूमिका थी इसमें? ब्राह्मणों ने संस्कृत ग्रंथों और शास्त्रों के ज्ञान के आधार पर आदर्श व्यवहार, पहचान, जीवन शैली, यहाँ तक कि सौंदर्य शास्त्र के मॉडल बनाए और फिर उन्होंने इन मॉडल्स की स्थानीय स्तर पर व्याख्या की, उन्हें लागू करवाने में मदद की। तो इसका मतलब ये हुआ है कि जो समूह ब्राह्मणों का समर्थन करते थे, उन्हें दान देते थे, वो समाज में ऊपर उठ सकते थे? हाँ, बिल्कुल, ये एक तरीका था। कई परिवार या वंश अपने कुल का इतिहास लिखवाने के लिए ब्राह्मण वंशावलीकार रखते थे। मंदिरों को भारी दान दिया जाता था, बड़े बड़े धार्मिक त्योहार आयोजित किए जाते थे, साधु संतों को भोजन कराया जाता था। ये सब अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने के तरीके थे। और इसी को संस्कृतिकरण कहा गया, ब्राह्मणों का अनुकरण करना। हाँ, ब्राह्मणों के रीति रिवाजों और जीवन शैली का अनुकरण करना, यानी संस्कृतिकरण, ये सामाजिक गतिशीलता का, सोशल मोबिलिटी का एक महत्वपूर्ण जरिया बन गया। और इसी प्रक्रिया में फिर कई अलग अलग समूह जाति व्यवस्था में शामिल होते गए। बिल्कुल, इसी लंबी प्रक्रिया में किसान, खानाबदोश, चरवाहे, शिकारी, यहाँ तक कि जंगलों में रहने वाली जनजातियां, ये सब धीरे धीरे नई सामाजिक पहचान अपना रहे थे। कोई ऊंची जाति का जमींदार बन रहा था, कोई राजा बन रहा था, कोई क्षत्रिय पहचान अपना रहा था, कोई वैश्य बन रहा था, और बहुत से समूह विभिन्न प्रकार की शूद्र जातियों में शामिल हो रहे थे या फिर अस्पृश्य समझे जाने वाले समूहों का हिस्सा बन रहे थे। क्या कुछ प्रमुख कृषक जातियों के उदाहरण दे सकती हैं जो इसी दौर में उभरी? हाँ, कई हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रमुख कृषक जातियां उभरी, जैसे उत्तर भारत में जाट, राजपूत, महाराष्ट्र में कुनबी, दक्षिण में वेल्लाल, वेल्मा, रेड्डी, कप्पू, केरल में नायर और भी कई अन्य। ये सब बड़े कृषक समुदाय बनकर उभरे। और इस प्रक्रिया में कई पुरानी पहचानें शायद खो भी गईं। हाँ, ये भी हुआ। कई प्राचीन पहचानें या तो पूरी तरह खत्म हो गईं या फिर नई पहचानों में घुल मिल गईं। उदाहरण के लिए कर्नाटक में जो शक्तिशाली होयसल राजा हुए, उनके पूर्वज मेलपास कहलाते थे, जो पहाड़ी मुखिया थे। ओह, पहाड़ी मुखिया से राजा? हाँ, इसी तरह दक्षिण में उदियार और यादव वंश चरवाहा समुदायों से निकले माने जाते हैं। तेवर राजाओं के बारे में कहा जाता है कि वो मरावा और कल्लर जैसे शिकारी समूहों के वंशज थे, और उत्तर पश्चिम में गुर्जर और राजपूतों के बारे में माना जाता है कि वो कभी चरवाहे या खानाबदोश समूह थे। वाह, ये तो पहचानों का जबरदस्त रूपांतरण है। क्या जगहों की पहचान भी बदली? हाँ, ये भी हुआ। जैसे जैसे राजवंश स्थापित हुए और जातीय समूह शक्तिशाली हुए, इलाके भी उनके नामों से जाने जाने लगे। मतलब जमीन पर जातीय नियंत्रण की परंपराएं विकसित हुईं। प्रमुख जातियां अपने राजवंश के क्षेत्र को अपनी मातृभूमि, अपना वतन मानने लगीं। तो क्या हर कोई अपनी जमीन से बंधा हुआ महसूस करता था? इस पूरी व्यवस्था का, इस विस्तार का, इस तरह जमीनों पर कब्जे का कोई विरोध नहीं हुआ? क्या सबने से चुपचाप मान लिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। विरोध हुआ, और काफी हुआ।
हमें शिलालेखों में, इंस्क्रिप्शंस में इसके सबूत मिलते हैं। कई जगह ब्राह्मण बस्तियों, जिन्हें अग्रहार या ब्रह्मदेव कहा जाता था, का विरोध हुआ। उनके द्वारा टैक्स वसूलने का विरोध हुआ। स्थानीय संसाधनों जैसे चारागाहों पर उनके दावों का विरोध हुआ। अच्छा, तो विरोध दर्ज है इतिहास में? हाँ, दर्ज है। और ये समझना जरूरी है कि हिंदू राजत्व का ये प्रसार, ये एक्सपेंशन अक्सर हिंसक होता था। शांतिपूर्ण तरीके से ही नहीं हुआ सब कुछ। जो भूमि अनुदान दिए जाते थे वो एक तरह से शाही शक्ति की सीमाओं को भी दिखाते थे, और उन सीमाओं पर प्रतिरोध की, रेजिस्टेंस की उम्मीद हमेशा की जा सकती थी। कोई खास उदाहरण है इस विरोध का? हाँ, जैसे 9वीं सदी में तमिल तट पर और राष्ट्रकूटों के क्षेत्र में ऐसे उल्लेख मिलते हैं जहां ब्राह्मणों को दिए गए भूमि अनुदान का विरोध करने वालों को कड़ी चेतावनी दी जाती थी। हिंसा की धमकी, यहाँ तक कि श्राप की भी। श्राप की धमकी? हाँ, धार्मिक भय का इस्तेमाल भी किया जाता था। और कुछ अभिलेखों में ब्राह्मणों की हत्या के लिए कठोर दंड का जिक्र है। अब जाहिर है, अगर दंड का जिक्र है तो इसका मतलब है कि ऐसी हत्याएं होती थीं। तो ये तस्वीर काफी जटिल है। एक तरफ कृषि समाज फैल रहा है, व्यवस्था बन रही है, दूसरी तरफ प्रतिरोध भी है। बिल्कुल। और ये जो कृषि समाज फैल रहा था, ये भी कोई एक जैसा नहीं था। इसमें सिर्फ किसान ही नहीं थे। और कौन लोग थे इसमें? कृषि क्षेत्रों में बहुत ही विविध, डाइवर्स आबादी रहती थी। किसान थे, बड़े जमींदार थे, भूमिहीन मजदूर थे, और इनके साथ साथ बहुत से ऐसे गैर कृषक समूह भी थे जो खेती के लिए और उस समाज के चलने के लिए जरूरी थे। जैसे कारीगर, लोहार, बढ़ई, कुम्हार, बुनकर, पशुपालक, शिकारी जो शायद जंगल से कुछ उत्पाद लाते थे, ट्रांसपोर्टर यानी सामान ढोने वाले, व्यापारी, वनोपज इकट्ठा करने वाले, कुआं खोदने वाले, पुजारी, इंजीनियर और वास्तुकार जो मंदिर या सिंचाई का काम करते थे, वैद्य या चिकित्सक, ज्योतिषी, और हाँ, योद्धा। इन सभी समूहों का अर्थव्यवस्था के विस्तार के लिए समावेश, उनका इंटीग्रेशन, ये उस दौर की एक बहुत बड़ी सामाजिक परियोजना थी। सबको साथ लेके चलना था। आपने योद्धाओं का जिक्र किया, उनकी शक्ति कैसे बढ़ी इस दौर में? का विस्तार करना था। और ये योद्धा आते कहां से थे? अक्सर ये उन समूहों से आते थे जिनकी पृष्ठभूमि खानाबदोश या जनजातीय योद्धाओं की रही हो। वो अक्सर सैन्य विशेषज्ञ, मिलिट्री स्पेशलिस्ट बन गए। कोई उदाहरण? इसका सबसे प्रमुख उदाहरण हमें राजस्थान और उसके आसपास के क्षेत्रों में मिलता है, जहां गुर्जर प्रतिहार जैसे कई शक्तिशाली योद्धा वंश उभरे, जिन्होंने बाद में राजपूत पहचान अपनाई। उनकी जड़ें अक्सर ऐसे ही योद्धा समूहों में मानी जाती हैं। समझ गया। तो ये था वो संदर्भ, वो माहौल जिसमें जातियां फैलीं और मजबूत हुईं। अब आते हैं अगले हिस्से पर, सेक्शन 14.2, सुदृढ़ीकरण का ढांचा, फ्रेमवर्क फॉर कंसोलिडेशन। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इतिहासकारों ने इस पूरी प्रक्रिया को, इस कंसोलिडेशन को समझने के लिए क्या सैद्धांतिक ढांचे, क्या थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स दिए हैं? एक शब्द जो बार बार आता है वो है सामंतवाद, फ्यूडलिज्म। क्या ये सही मॉडल है इसे समझने के लिए? यहीं पर आकर इतिहासकारों में गर्मा गर्म बहस शुरू हो जाती है। एक प्रमुख दृष्टिकोण जिसे आर.एस. शर्मा जैसे इतिहासकारों ने आगे बढ़ाया, वो इसे भारतीय सामंतवाद, इंडियन फ्यूडलिज्म के चश्मे से देखता है। अच्छा, तो इस भारतीय सामंतवाद मॉडल की मुख्य विशेषताएं क्या बताई जाती हैं? इस मॉडल के अनुसार इस दौर की मुख्य विशेषताएं थीं राजनीतिक विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई और स्थानीय शासक जैसे सामंत, महासामंत ज्यादा ताकतवर और अर्ध स्वायत्त, सेमी ऑटोनोमस हो गए। ठीक है, विकेंद्रीकरण। और दूसरा, भूमि मध्यस्थों का उदय, राइज ऑफ लैंडेड इंटरमीडियरीज। ऐसा माना गया कि बड़े पैमाने पर जो भूमि अनुदान दिए गए, खासकर ब्राह्मणों और मंदिरों को, उससे जमीन पर राजा और किसान के बीच कई बिचौलिए आ गए। और क्या था? तीसरा, राज्य सत्ता का भी विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ स्टेट पावर। चौथा, ग्रामीणीकरण और शहरी क्षय, रूरलाइजेशन एंड अर्बन डिके, मतलब शहर उजड़ गए
और अर्थव्यवस्था पूरी तरह गांव आधारित हो गई। और 5वां, किसानों की स्थिति का बेहद खराब होना। उन्हें लगभग दास जैसा माना गया, उनकी गतिशीलता खत्म हो गई, उनसे बेगार यानी जबरदस्ती काम लिया जाने लगा और उन पर टैक्स का बोझ बहुत बढ़ गया। बाप रे, ये तो काफी अंधकार में तस्वीर है। लेकिन आपने कहा ये मॉडल विवादास्पद है। हाँ, बहुत विवादास्पद है। कई इतिहासकारों ने, खासकर डीसी सरकार, बीडी चट्टोपाध्याय और हरबंस मुखिया जैसे विद्वानों ने इसकी कड़ी आलोचना की है। उनका मानना है कि भारत में यूरोप जैसा सामंतवाद कभी था ही नहीं। उनका तर्क है कि यहाँ के किसान ज्यादा स्वतंत्र थे, कृषि का विस्तार हो रहा था और व्यापार भी जारी था। शहर पूरी तरह खत्म नहीं हुए थे। अच्छा, तो ये सामंतवाद वाला मॉडल पूरी तरह फिट नहीं बैठता। तो फिर दूसरा दृष्टिकोण क्या है? एक दूसरा प्रभावशाली मॉडल है बर्टन स्टाइन का खंडीय राज्य मॉडल। खंडीय राज्य, सेगमेंटरी स्टेट, ये क्या है? स्टाइन ने ये मॉडल मुख्य रूप से दक्षिण भारत के राज्यों जैसे चोल और विजयनगर साम्राज्य का अध्ययन करके विकसित किया। इस मॉडल की खास बात यह है कि इसमें संप्रभुता, सॉवरेनिटी बंटी हुई होती है। 2 तरह की संप्रभुता होती है। 2 तरह की? कौन सी? एक होती है वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण वाली सत्ता, जिसे स्टाइन ने क्षत्र कहा, और दूसरी होती है अनुष्ठानिक आधिपत्य, रिचुअल हेजेमोनी, जिसे राजधर्म कहा। अच्छा, पॉलिटिकल कंट्रोल और रिचुअल सॉवरेनिटी। हाँ, और इस मॉडल में राज्य का एक केंद्र नहीं होता, बल्कि कई केंद्र होते हैं, पिरामिड की तरह। एक मुख्य केंद्र होता है जो अनुष्ठानिक रूप से सबसे ऊंचा होता है, लेकिन वास्तविक राजनीतिक शक्ति कई स्थानीय केंद्रों में बटी होती है। नौकरशाही भी सिर्फ केंद्र तक सीमित नहीं होती। ये एक पिरामिड जैसी संरचना है जिसमें नीचे छोटे राज्य या छोटे राजा होते हैं जो अपने अपने क्षेत्र में स्वायत्त होते हैं, लेकिन ऊपर वाले केंद्र के अनुष्ठानिक आधिपत्य को मानते हैं। ये तो बिल्कुल अलग नजरिया है। क्या इस मॉडल की भी आलोचना हुई है? हाँ, इसकी भी आलोचना हुई है। कुछ का मानना है कि ये चोल जैसे केंद्रीकृत राज्य की शक्ति को कम आंकता है, लेकिन फिर भी इसने दक्षिण भारतीय इतिहास की समझ को काफी प्रभावित किया है। ठीक है, तो सामंतवाद हो गया, खंडीय राज्य हो गया, क्या कोई और मॉडल भी है? हाँ, एक तीसरा नजरिया भी है जिसे हम एकीकृत राज्य या प्रक्रियात्मक केंद्रीकरण मॉडल कह सकते हैं। बीडी चट्टोपाध्याय, हरमन कुलके जैसे इतिहासकार इससे जुड़े हैं। एकीकृत राज्य, ये क्या कहता है? ये मॉडल राज्य निर्माण को, स्टेट फॉर्मेशन को एक झटके में हुई घटना नहीं, बल्कि एक क्रमिक प्रक्रिया, एक ग्रेजुअल प्रोसेस के रूप में देखता है। इसमें माना जाता है कि जो पूर्व राज्य व्यवस्थाएं थीं, जैसे कि जनजातीय सरदारी, चीफडम्स, वो धीरे धीरे विकसित होकर राज्य व्यवस्थाओं में बदल गईं। मतलब छोटे से बड़े की तरफ विकास। हाँ, एक तरह से। इसमें स्थानीय राजनीतिक इकाइयों का धीरे धीरे एक बड़े राज्य ढांचे में एकीकरण, इंटीग्रेशन होता है, और इसके साथ साथ कई और प्रक्रियाएं भी चलती हैं। जैसे कृषि का विस्तार, जिसमें जनजातीय समूहों का किसान बनना, कृषिकरण शामिल है, व्यापार नेटवर्क का बेहतर होना, जाति समाज का विस्तार यानी ज्यादा से ज्यादा समूहों का जाति व्यवस्था के दायरे में आना, और शासक वंशों का क्षेत्रीय विस्तार, जिसे कुलके जैसे विद्वान क्षत्रियकरण या राजपूतीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। अच्छा, ये राजपूतीकरण वाला आइडिया इसी मॉडल से जुड़ा है? हाँ, ये इसी प्रक्रिया का हिस्सा माना जाता है, जहाँ विभिन्न योद्धा समूह एक क्षत्रिय या राजपूत पहचान अपनाकर शासक वर्ग में शामिल होते हैं। इस मॉडल में जो केंद्रीय राजवंश होता है, उसका अपने मुख्य क्षेत्र को, रीजन पर तो सीधा नियंत्रण होता है, लेकिन आसपास के क्षेत्रों का एकीकरण वो सामंतों, सहयोगियों या अधीन शासकों के जरिए करता है। तो इन तीनों मॉडलों में सामंतवाद, खंडीय राज्य, एकीकृत राज्य, धर्म की क्या भूमिका बताई गई है? धर्म की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है, खासकर एकीकृत मॉडल और खंडीय राज्य मॉडल। ये दोनों धर्म के महत्व को बहुत उजागर करते हैं। जैसे जैसे हम पहली सहस्राब्दी से दूसरी सहस्राब्दी ईस्वी में आते हैं, यानी लगभग 1000 एडी के बाद, एक बड़ा बदलाव दिखता है। क्या बदलाव? शाही संरक्षण, रॉयल पेट्रनेज, जो पहले मुख्य रूप से ग्रामीण ब्राह्मण बस्तियों, अग्रहारों को मिलता था, वो अब धीरे धीरे बड़े बड़े शहरी मंदिर परिसरों और मंदिर शहरों, टेम्पल टाउन्स की ओर बढ़ने लगा। अच्छा, मंदिरों का महत्व बढ़ गया? हाँ, बहुत ज्यादा। राजा बड़े बड़े मंदिर बनवाने लगे, उन्हें भारी दान देने लगे।
इसका उद्देश्य था अपने शासन को अधिक वैधता, लेजिटिमेसी प्रदान करना और अपनी अनुष्ठानिक संप्रभुता, रिचुअल सॉवरेनिटी को बढ़ाना। मंदिर सिर्फ पूजा के स्थान नहीं रहे, वो सत्ता के केंद्र भी बन गए। तो क्या ये तीनों मॉडल एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है या इनमें कुछ समानता भी है? जरूरी नहीं कि ये बिल्कुल विपरीत हों। ये संभव है कि अलग-अलग क्षेत्रों में या एक ही क्षेत्र में अलग-अलग समय पर अलग-अलग तरह की व्यवस्थाएं सह अस्तित्व में हों। मतलब हो सकता है कहीं सामंतवादी तत्व ज्यादा मजबूत हो, कहीं खंडीय राज्य जैसी स्थिति हो और कहीं एकीकरण की प्रक्रिया ज्यादा हावी हो। मतलब हकीकत शायद इन मॉडल्स का मिश्रण हो। बिल्कुल। ज्यादातर मध्ययुगीन राजवंशों में हमें साम्राज्यवाद यानी विस्तार की चाह, क्षेत्रवाद यानी स्थानीयता पर जोर और स्थानीयता लोकलिज्म के तत्व मिले जुले दिखाई देते हैं। और संप्रभुता जो थी वो अक्सर लिखित कानूनों से ज्यादा शिलालेखों में दर्ज लेन देन से प्रकट होती थी, जैसे कौन किसको उपहार दे रहा है, किसके बीच क्या अनुबंध हो रहा है। ये लेन देन आपसी सम्मान और अधीनता के रिश्तों को दिखाते थे। और इस पूरे जटिल आर्थिक सामाजिक जाल को, जिसमें भूमि अनुदान अहम थे, क्या कहा जाता है? इस पूरी व्यवस्था को अक्सर भूमि अनुदान अर्थव्यवस्था कहा जाता है। और जातियों का जो सुदृढ़ीकरण हुआ, कंसोलिडेशन हुआ, वो इसी बड़े ढांचे के भीतर हुआ। अब आप इसे सामंतवाद के नजरिए से देखें तो शायद ये संकुचित होती हुई व्यवस्था लगे, या फिर अगर आप इसे तीसरे शहरीकरण के नजरिए से देखें, जैसा कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इस दौर में व्यापार और शहर फिर से बढ़ रहे थे, तो ये विस्तारित होती हुई व्यवस्था लगे। लेकिन जातियों का मजबूत होना इसी संदर्भ में हुआ। ये फ्रेमवर्क समझना जरूरी था। अब आते हैं सेक्शन 14.3 पर, प्रसार का मुद्दा, द इश्यू ऑफ प्रोलिफरेशन। हाँ, कंसोलिडेशन के साथ साथ प्रोलिफरेशन यानी फैलाव। इसका मतलब है नई जातियों का बनना और जो मौजूदा जातियां थीं उनका और ज्यादा उपविभाजित होना, सब डिवीजन होना। ये कैसे हुआ? ये इतनी सारी जातियां बनी कैसे? देखिए, सबसे पहली बात जो समझनी जरूरी है वो ये कि 6ठी शताब्दी ईस्वी के आसपास भी भारतीय उपमहाद्वीप की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा था जो औपचारिक वर्ण जाति व्यवस्था के दायरे से बाहर था। ओह, मतलब सब लोग इस सिस्टम में नहीं थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। भले ही ब्राह्मणवादी या हिंदू धर्म का विस्तार हो रहा था, फिर भी बहुत से लोग ऐसे थे जो या तो सबसे निचली जातियों के भी नीचे माने जाते थे या फिर पूरी तरह से इस व्यवस्था से बाहर थे, जैसे कि विभिन्न जनजातीय समूह, वनवासी, शिकारी, संग्राहक। और ये बाहरी लोग कहाँ रहते थे? ये अक्सर कृषि क्षेत्रों के किनारों पर, जंगलों में, पहाड़ों में रहते थे। लेकिन ये लोग भी उस कृषि अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण थे। वो जंगल के उत्पाद लाते थे, शायद कुछ विशेष शिल्प जानते थे या फिर मजदूरी करते थे। और नए प्रवासन, माइग्रेशन और विजयों, कॉन्क्वेस्ट्स के साथ ऐसे बाहरी समूह लगातार इस समाज के संपर्क में आते रहते थे। तो फिर इन बाहरी समूहों को व्यवस्था में शामिल कैसे किया गया? उन्हें जाति कैसे मिली? इसका एक महत्वपूर्ण तरीका था पितृसत्तात्मक गठजोड़। पितृसत्तात्मक गठजोड़, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि विभिन्न समूहों के जो नेता होते थे, चाहे वो जनजातीय मुखिया हों या व्यापारियों के नेता हों या कारीगरों के या खानाबदोश समूहों के सरदार हों या फिर सैन्य कमांडर, वो अपनी जाति की परवाह किए बिना अपनी आपसी शक्ति और प्रभाव के आधार पर स्थानीय प्रभावशाली कुलपतियों, पैट्रियार्क्स या बड़े जमींदारों के साथ गठबंधन कर सकते थे। सत्ता और संसाधनों के लिए समझौते होते थे। और इसी प्रक्रिया में उन्हें जाति व्यवस्था में कोई स्थान मिल जाता था? हाँ, धीरे धीरे वो या उनके समूह उस स्थानीय सामाजिक संरचना का हिस्सा बन जाते थे। उन्हें कोई न कोई जातिगत पहचान मिल जाती थी। ये तो हुआ भारी समूहों का समावेश। क्या जो मौजूदा वर्ण थे, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, उनके अंदर भी विभाजन हुआ? हाँ, बहुत ज्यादा विभाजन हुआ। ब्राह्मणों का ही उदाहरण लीजिए, वो एक समूह नहीं थे। वो अपने द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानों के आधार पर, जैसे कोई यजुर्वेदी है, कोई साम्यवेदी, अपने गोत्रों के आधार पर, अपनी वेद शाखा के आधार पर और यहाँ तक कि अपने मूल निवास स्थान के आधार पर सैकड़ों, हजारों उपजातियों में बंट गए। हजारों उपजातियां सिर्फ ब्राह्मणों में। हाँ। एक उदाहरण है मैथिली ब्राह्मणों का, बिहार के मिथिला क्षेत्र के। कहा जाता है कि मध्यकाल तक आते आते उनकी 1000 से ज्यादा उपजातियां बन गई थीं। और ये जो भूमि अनुदान अर्थव्यवस्था थी, जिसमें ब्राह्मण अलग अलग जगहों पर जाकर बस रहे थे,
उसने इस विखंडन को, इस फ्रेगमेंटेशन को और ज्यादा बढ़ावा दिया। तो ब्राह्मण भी बढ़ गए और राजपूत पहचान का जो उदय हुआ, जिसकी बात पहले हुई थी, क्या वो भी इसी प्रसार, इसी प्रोलिफरेशन का हिस्सा था? बिल्कुल। राजपूतों का उदय तो इसका एक क्लासिक उदाहरण है। ये कोई एक जाति नहीं थी जो शुरू से थी। तो ये कैसे बनी? ये एक प्रक्रिया थी। इसमें कई स्थानीय समुदाय और जनजातियां, जैसे कि मध्य भारत के गोंड या राजस्थान के भील या बुंदेलखंड के चंदेल, बंगाल के पाल, इन सबको ब्राह्मण वंशावलीकारों द्वारा प्राचीन सूर्यवंशी या चंद्रवंशी क्षत्रिय वंशों से जोड़कर एक सम्मानित क्षत्रिय वंश प्रदान किया गया। अच्छा, मतलब उन्हें एक तरह से क्षत्रिय बना दिया गया? हाँ, उन्हें क्षत्रिय का दर्जा दिया गया, उनकी वंशावली गढ़ी गई। और इसी प्रक्रिया में सिर्फ स्थानीय समूह ही नहीं, बल्कि पहले के दौर में बाहर से आए समूह जैसे बैक्ट्रियन यूनानी, शक, पार्थियन, वो भी धीरे धीरे भारतीय समाज में समाहित हो गए थे। बाद में जब हूण और गुर्जर आए तो उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। और फिर चालुक्य, परमार, चाहमान, चौहान, तोमर जैसे वंशगी इसी तरह की प्रक्रिया से गुजरकर राजपूत बने। ये एक तरह की खुली प्रक्रिया थी जिसमें विभिन्न योद्धा समूह शामिल हो सकते थे। ये तो कमाल की बात है। मतलब राजपूत पहचान एक तरह से गढ़ी गई थी। हाँ, ये एक ऐतिहासिक प्रक्रिया के तहत बनी पहचान थी। जैसे ब्राह्मण या राजपूतों तक ही सीमित था? नहीं, कतई नहीं। ये सोचना बिल्कुल गलत होगा। अन्य जाति समूहों में भी भारी प्रसार हुआ, बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन हुआ। जैसे एक उदाहरण देखिए, 5वीं सदी का एक ग्रंथ है, उसमें लगभग 100 मिश्रित जातियों, मिक्स्ड कास्ट का उल्लेख मिलता है, जिन्हें वर्ण संकर कहा जाता था। लेकिन 8वीं सदी तक आते आते एक दूसरे ग्रंथ में ऐसी हजारों मिश्रित जातियों का जिक्र है। हजारों? इतने कम समय में। हाँ। और इसका कारण क्या था? वही सब प्रक्रियाएं, नई विजय, बढ़ता हुआ व्यापार, कृषि का विस्तार, लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना। इन सब के कारण अलग अलग समूहों का मेलजोल बढ़ा, नए तरह के काम धंधे उभरे और नतीजतन नई नई मिश्रित जातियां अस्तित्व में आ गईं। मध्य भारत के शिलालेखों में हमें शबर, भील, पुलिंद जैसी जनजातियों के धीरे धीरे मुख्य धारा के समाज में एकीकृत होने, इंटीग्रेट होने का उल्लेख मिलता है। क्या ये एकीकरण, ये इंटीग्रेशन हमेशा शांतिपूर्ण होता था? नहीं, जैसा हमने पहले भी बात की, ये हमेशा शांतिपूर्ण नहीं होता था। उदाहरण के लिए दक्कन के क्षेत्र में 9वीं से 13वीं सदी के बीच आहिर, जो शायद चरवाहा समूह थे, और अन्य स्थानीय समूहों के बीच हिंसक संघर्षों का जिक्र मिलता है। ये संघर्ष सिर्फ राजनीतिक शक्ति के लिए नहीं थे, बल्कि सामाजिक स्थिति, सोशल स्टेटस के लिए भी थे। तो क्या सभी आभीर ऊंची जाति में शामिल हो गए? नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ। सभी आभीर उच्च जाति की स्थिति हासिल नहीं कर पाए। उनके अंदर भी विभाजन हो गया, उपसमूह बन गए। कुछ शायद ऊंची जातियों में गिने जाने लगे, कुछ शायद शूद्र या अन्य निचली जातियों में। इसी तरह जो जनजातीय समूह थे, वो भी अक्सर राज्य या मुख्य धारा के समाज के साथ बातचीत, नेगोशिएशन करके, जो कभी हिंसक होती थी, कभी व्यापार या समझौते के जरिए अपनी जगह बनाते थे। और इस पूरी प्रक्रिया में क्या उनके अपने नियम कानून भी माने रखते थे? हाँ, ये महत्वपूर्ण बात है। इस एकीकरण की प्रक्रिया में भी अक्सर जाति धर्म का सम्मान किया जाता था। जाति धर्म मतलब उस विशेष समूह के अपने नियम, अपने रीति रिवाज, अपनी पंचायत। राज्य या ब्राह्मणवादी व्यवस्था उन्हें पूरी तरह खत्म नहीं करती थी, बल्कि उन्हें भी मान्यता देती थी। अच्छा, और कौन से कारक थे, कौन से फैक्टर्स थे जिनसे जातियों का इतना प्रसार हुआ? एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी शिल्पों का धीरे धीरे जाति समूहों में बदल जाना। शिल्प से जाति, ये कैसे हुआ? देखिए, प्राचीन और पूर्व मध्य काल में व्यापारिक और शिल्पी श्रेणियां, गिल्ड्स या श्रेणीज काफी सक्रिय थीं। ये अपने सदस्यों के हितों की रक्षा करती थीं, उनके नियम कानून होते थे। लेकिन समय के साथ ये श्रेणियां ज्यादा बंद, ज्यादा कठोर और अंतर्विवाही समूह बनती गईं, यानी वो एक तरह से जाति में बदल गईं। ओह, तो गिल्ड ही जाति बन गई? हाँ, काफी हद तक। इन श्रेणियों के जो प्रमुख होते थे, जिन्हें जेठक या पामुख कहा जाता था, उनके पास काफी शक्ति होती थी और ये पद भी अक्सर वंशानुगत हेरिडिटरी हो गया। और क्या अलग-अलग कारीगरों की भी जातियां बनी? बिल्कुल। इसी तरह विभिन्न शिल्पों से जुड़ी नई मिश्रित जातियां उभरीं,
जैसे नापित, नाई, तांबूलिक, पान बेचने वाले, चित्रकार, स्वर्णकार, सुनार, मालाकार, माली, मोदक, मिठाई बनाने वाले वगैरह। इन सब के अपने अपने जाति समूह बन गए। यहाँ तक कि हमें शिल्प गांव, क्राफ्ट विलेजेस का भी उल्लेख मिलता है, जैसे कुम्हारों का गांव कुम्हार पदरक। मतलब किसी गांव में एक ही शिल्प के लोग रहते थे जो अपनी जाति के भी थे। ये तो बड़ा संगठित मामला लगता है। क्या धर्म ने भी इसमें कोई भूमिका निभाई? हाँ, धर्म ने भी भूमिका निभाई। इस दौर में भक्ति आंदोलन जोर पकड़ रहा था और कई नए धार्मिक पंथों, सेक्ट्स का उदय हुआ। अक्सर इन पंथों का उदय विशेष जातियों और उनके द्वारा पूजे जाने वाले स्थानीय देवी देवताओं से जुड़ा होता था। और ये राज्य निर्माण से भी जुड़ा था? हाँ, ये राज्य निर्माण की प्रक्रिया से भी जुड़ा था। जो ब्राह्मणवादी पंथ थे वो अक्सर अपने अनुयायियों से अपने मुखिया या गुरु के प्रति पूर्ण निष्ठा की मांग करते थे। इससे एक संगठित समूह बनता था। कोई उदाहरण है इसका? दक्षिण भारत में लिंगायत और वीरशैव पंथ इसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं। विडम्बना देखिए, ये पंथ शुरू तो हुए थे जाति व्यवस्था और ब्राह्मणवादी कर्मकांडों के विरोध में, सबको बराबरी का दर्जा देने के नारे के साथ। हाँ, बसवन्ना का आंदोलन। बिल्कुल। लेकिन अंततः हुआ क्या कि वो खुद ही एक मजबूत संगठित जाति या समुदाय के रूप में स्थापित हो गए और भारतीय समाज के उसी जातिगत ताने बाने में समाहित हो गए जिसे वो खत्म करना चाहते थे। ये तो विडंबना ही है। तो संक्षेप में कहें तो ये जो प्रसार था, ये प्रोलिफरेशन था, ये बहुत व्यापक था, बहुत मल्टीफैसेटेड था। निश्चित रूप से जातियों का सुदृढ़ीकरण और प्रसार, ये दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलीं और ये पूरे उपमहाद्वीप में हुईं। ये सिर्फ ऊंची जातियों तक सीमित नहीं थीं, बल्कि ये पूरे सामाजिक ताने बाने में हर स्तर पर फैली हुई थीं। किसानों, कारीगरों, व्यापारियों, जनजातियों, धार्मिक समूहों, सब में नई पहचानें बन रही थीं, पुरानी बदल रही थीं और उपविभाजन हो रहे थे। बहुत ही विस्तृत और गहरी चर्चा हुई। अब हम आते हैं इस यूनिट के अंतिम हिस्सों पर, सेक्शन 14.4 समरी और 14.5 ग्लोसरी। हाँ, अब तक जो हमने बातें की उन्हें समेटने का समय है। तो सेक्शन 14.4 में जो सारांश दिया गया है उसके मुख्य बिंदु क्या हैं? इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? देखिए, संक्षेप में कहें तो जातियों का सुदृढ़ीकरण, कंसोलिडेशन और प्रसार, प्रोलिफरेशन, ये दोनों प्रक्रियाएं प्रारंभिक ऐतिहासिक काल में शुरू हो चुकी थीं, लेकिन प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में इन्होंने एक ठोस, ज्यादा व्यवस्थित रूप ले लिया। ठीक है। इस प्रक्रिया ने कृषि और गैर कृषि दोनों तरह के समूहों को प्रभावित किया। ये सिर्फ तथाकथित ऊंची जातियों तक सीमित नहीं थी, बल्कि समाज के निचले तबकों में भी नई जातियां और उपजातियां लगातार बन रही थीं। और इसका मकसद क्या था? इसका लक्ष्य अक्सर उच्च सामाजिक स्थिति, ज्यादा धन और राजनैतिक शक्ति प्राप्त करना और उसे वैधता या लेजिटिमेसी दिलाना था। ये एक पदानुक्रमित प्रक्रिया थी, हायरार्की बनाने और बनाए रखने की प्रक्रिया। और इसे समझने के लिए हमने कौन से मॉडल्स की बात की? हमने इसे समझने के लिए सामंतवाद, फ्यूडलिज्म, खंडीय राज्य, सेगमेंटरी स्टेट और एकीकृत राज्य व्यवस्था, इंटीग्रेटेड पॉलिटी जैसे ढांचों की चर्चा की। और ये भी देखा कि ये सभी मॉडल कहीं ना कहीं स्थानीय और क्षेत्रीय विकास पर, लोकल एंड रीजनल डायनामिक्स पर जोर देते हैं। बिल्कुल। और सेक्शन 14.5 ग्लॉसरी में 2 महत्वपूर्ण शब्द दिए गए हैं जिनकी हमने चर्चा भी की। हाँ, पहला है जाति का पदानुक्रम, हायरार्की ऑफ कास्ट, जिसका मतलब है पवित्रता और प्रदूषण की अवधारणाओं पर आधारित जातियों का ऊंच नीच का क्रम। सही। और दूसरा शब्द है संस्कृतिकरण, यानी वो प्रक्रिया जिसके द्वारा निचली मानी जाने वाली जातियां ऊंची जातियों के रीति रिवाजों को अपनाकर समाज में ऊपर उठने का प्रयास करती थी। बिल्कुल। तो ये 2 कॉन्सेप्ट इस पूरी यूनिट को समझने के लिए बहुत जरूरी हैं। तो अगर हम मुख्य बातों को, की टेकअवेज को फिर से दोहराना चाहें तो क्या कहेंगे? हाँ, जरूर। पहली बात, प्रारंभिक मध्यकाल में जाति व्यवस्था स्थिर नहीं थी, बल्कि बहुत जटिल तरीके से विकसित हुई। इसमें सुदृढ़ीकरण भी हुआ और अभूतपूर्व प्रसार थी। ठीक है। दूसरा, ये प्रक्रिया आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक बदलावों से गहराई से जुड़ी हुई थी, जैसे कृषि का विस्तार, व्यापार का बढ़ना या घटना, भूमि अनुदान की व्यवस्था, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया और विभिन्न समूहों का एकीकरण। तीसरा, ब्राह्मणों ने निश्चित रूप से इसका वैचारिक ढांचा प्रदान किया, शास्त्रों की व्याख्या की, लेकिन इस व्यवस्था को आकार देने में स्थानीय समूहों, योद्धा वर्गों,
बाहरी लोगों और यहाँ तक कि विरोध करने वाले समूहों की भी भूमिका थी। ये एक तरफा प्रक्रिया नहीं थी। चौथा बिंदु। चौथा, जाति सिर्फ 4 वर्णों का मामला नहीं थी। इसमें अनगिनत उप समूह यानी जातियां शामिल थीं, जो शिल्प, क्षेत्र, वंश, धर्म जैसे कई आधारों पर बनी थीं। पांचवां, इस जटिल व्यवस्था को समझने के लिए इतिहासकारों ने अलग-अलग मॉडल दिए हैं। सामंतवाद, खंडीय राज्य, एकीकृत राज्य और शायद हकीकत इन सब के मिले-जुले रूप में ही समझी जा सकती है। और आखिरी बात, ऊंची जाति की स्थिति अक्सर धन और शक्ति से जुड़ी होती थी, लेकिन ये हमेशा तय नहीं था। इसीलिए ये सामाजिक गतिशीलता, बदलाव और संघर्ष का एक प्रमुख स्थल भी बनी रही। लोग अपनी स्थिति सुधारना चाहते थे और इसके लिए प्रयास और टकराव होते रहते थे। बहुत बढ़िया सारांश। अब इस पूरी चर्चा के अंत में एक विचारणीय प्रश्न, एक प्रोवोकेटिव थॉट श्रोताओं के लिए छोड़ते हैं। हाँ, जरूर। हमने देखा कि कैसे प्रारंभिक मध्यकाल की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक प्रक्रियाओं ने जातियों को गढ़ा, उन्हें फैलाया, उन्हें मजबूत किया। तो सवाल ये उठता है कि क्या आज के दौर में, जहां वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, तकनीकी विकास, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और आधुनिक राजनीति जैसी नई ताकतें काम कर रही हैं, क्या जाति व्यवस्था उसी तरह बदल रही है? क्या उसके बंधन ढीले पड़ रहे हैं या फिर वो नए और ज्यादा जटिल रूपों में हमारे सामने आ रही है? ये वाकई एक बहुत महत्वपूर्ण और प्रासंगिक सवाल है। इस पर हमारे सभी श्रोताओं को जरूर सोचना चाहिए, अपने आसपास देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। दोस्तों, ये जो गहन विश्लेषण हमने किया, ये सिर्फ यूपीएससी परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए ही नहीं है। ये हमारे समाज की, हमारी जड़ों की, हमारी पहचानों की कहानी को समझने के लिए भी जरूरी है। इतिहास और समाज की एक गहरी समझ आपको एक बेहतर, ज्यादा जागरूक नागरिक और विचारक बनाएगी। बिल्कुल। इन जटिल सामाजिक संरचनाओं को समझना और ये देखना कि समाज कैसे बदलता है, ये जीवन के हर क्षेत्र में काम आता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि यूनिट 14 पर यह विस्तृत चर्चा आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर हाँ, तो हमारी सलाह है कि इसे कम से कम एक बार और सुनें, ताकि सभी बारीकियां, सभी न्यूआंसेस ठीक से स्पष्ट हो जाएं। हाँ, दोहराना बहुत जरूरी है। और हाँ, अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया तो कृपया सनलू यूपीएससी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, इस सत्र को अपने दोस्तों, सहपाठियों के साथ शेयर करें, नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार, अपने सवाल जरूर लिखें, और सबसे जरूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब करना और वो घंटी वाला बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आपके समर्थन से ही हमें ऐसे और सत्र लाने की प्रेरणा मिलती है। अगली बार फिर मिलेंगे एक और ज्ञानवर्धक विस्तृत चर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।